Hello dear students, today we are going to solve JEE Advanced 2020 पेपर सॉल्यूशन जो कि कल एग्जाम हुआ है और लेट नाइट में इसका पेपर रिलीज किया गया है। तो आज हम लोग इसके वीडियो सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। बारी बारी से हम पेपर 1 का और पेपर 2 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। आपको पेपर 1 में भी 3 सेक्शन दिया गया था, पेपर 2 में भी 3 सेक्शन दिया गया था इन एनी सब्जेक्ट। तो हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि 6 सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन थे, जिसके लिए आपको अगर आपने सही आंसर दिया होगा तो +3 मार्क्स आएगा और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो -1 मार्क्स। तो ये सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कहा गया है if distribution of molecular speed of a gas is as per the figure given below। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक फिगर दिया गया है। फिगर जो है आपका सिमेट्रिक है। नॉर्मली जो आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते हो उसमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन यहां पर आपको दिया गया है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो कहा जा रहा है then the ratio of the most probable speed, the average speed and the root mean square speed respectively is। आपको ऑप्शन 1:1:1 दिया हुआ है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1:1:1.224 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 1:1.128:1.224 दिया हुआ है और डी ऑप्शन 1:1.128:1 दिया हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इस तरह का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है दिया हुआ, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम सिमेट्रिक। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं अपनी तरफ से। फायदा यह है कि हम लोग एवरेज निकालना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना सब जानते हो। देखिए ये NB/N0 है और ये V है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लिया इस पे जो है 10 मॉलिक्यूल है, मैं सिंपल नंबर ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, 5 मॉलिक्यूल जो है फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर की बात कर रहा हूं। तो 5 मॉलिक्यूल जो है वो चलिए 2 मीटर पर सेकेंड पे, मैं एकदम सिंपल नंबर ले रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करने में सही आए। आप देख सकते हो ऑप्शन में कि भाई ऑप्शन आपका फिक्स है, इसका मतलब यही है कि आप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी का भी लोगे तो सेम ही आएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड पे है और यही 5 मॉलिक्यूल ही क्या है, चलिए 6 मीटर पर सेकेंड पे भी है। देखिए मैंने एकदम सिमेट्रिक लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई मतलब इस फिगर में मैंने आर्बिट्ररी मान लिया कि भाई 5 मॉलिक्यूल्स 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 5 मॉलिक्यूल 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 है दैट इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सबका एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो आप देख ही चुके होंगे कि भाई VMPS मैंने कितना ले लिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने एकदम सिंपल, आप कहोगे कि सर आप 10-5 क्यों माने, मैंने एकदम सिंपल डेटा लिया है। आप कहोगे सर कि आपने 2 ही डेटा क्यों लिया, और क्यों नहीं लिया, और भी ले सकते हो आप। मान लो एक मॉलिक्यूल जो है 1 मीटर पर सेकेंड से और एक मॉलिक्यूल जो है उधर घटा करके फिर उसी रेशियो में बढ़ाओगे आप, उतना मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो, तो आप कर सकते हो। मैं एकदम सिंपल डेटा ले रहा हूं ताकि सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। तो VMPS तो पहली बात तो है 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम एवरेज निकालते हैं। तो V एवरेज जैसा कि आपको पता है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यही आपने पढ़ा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। चलिए तो N1 है 5 मॉलिक्यूल मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, N2 है 10 मॉलिक्यूल मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, ये है 5 मॉलिक्यूल मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई 5 प्लस 10 प्लस 5। समझ गए होंगे आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसी तरह से लोगे ना आप तो आपके पास हो गया, आप देख सकते हो ये हो गया 10 प्लस 40 प्लस एंड दैट इज 30 एंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 20। आप करो कैलकुलेट, हो जाएगा 80/20 जो कि अगेन 4 मीटर पर सेकेंड ही आया।
तो आप देख सकते हो कि आपका VMPS और V एवरेज बिल्कुल बराबर आ जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या VRMS भी बराबर आएगा, तो चलिए VRMS भी कैलकुलेट कर लेते हैं। N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर का डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 का अंडर रूट। यही तो करते हो आप मोस्ट प्रोबेबल RMS स्पीड निकालने के लिए, आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना। तो मैंने कर दिया, अब चलिए करता हूं मैं। तो N1 कितना है, N1 है 5, V1 कितना है 2 स्क्वायर प्लस आप देखोगे N2 है 10 और ये कितना है 4 स्क्वायर प्लस N3 है 5, ये कितना है 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 10 प्लस 5 का अंडर रूट। क्लियर है बात, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आसानी से, आपके पास है कितना 5 इंटू 4 20, आप 20 प्लस आप देख सकते हैं यहां पे 4 स्क्वायर है मतलब 16 इंटू 10 दैट इज 160 एंड देन आफ्टर 6 स्क्वायर मतलब 36 और 36 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 180 एंड डिवाइड बाई 20 का अंडर रूट। तो चलिए अब वैल्यू देखा जाए तो आप वैल्यू आसानी से देख सकते हैं, आपके पास हो जाएगा 200 और 360, 360 बाई 20, 360 बाई 20 आप समझ सकते हो 18 आ जाएगा और 18 का पावर हाफ, कहने का मतलब 9 रूट आई थिंक 3 रूट 2 नॉट 9 रूट 2 3 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि जो VRMS आया आपका वो अलग आ गया, VRMS जो है आपका अलग आ गया। तो आप अगर VMPS, V एवरेज और VRMS का रेशियो देखना चाहो तो आपके सामने है। आप चलिए मैं यहां लिख देता हूं, VMPS इज टू V एवरेज इज टू VRMS इज इक्वल टू 4:4:3 रूट 2 और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1:1:, आप देख सकते हो 1.22 समथिंग आएगा, 228 वगैरह करीब आएगा मुझे लग रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो आपके बी ऑप्शन में 1.224 आएगा। कैलकुलेशन की बात है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये बात आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू जो है ज्यादा है कंपेयर टू दिस टू। तो एमपीएस और एवरेज का तो 1:1 आएगा, लेकिन आरएमएस स्पीड का जो वैल्यू आएगा 1 से ज्यादा, दैट इज 1.224 आया। तो देखा मैंने एकदम सिंपल इस सवाल को कर लिया बाय एज्यूमिंग सम सिंपल नंबर्स। मैंने मान लिया कि 10 मॉलिक्यूल जो है 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 5 मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकेंड से और 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सिमेट्रिक माना कि जितना इधर कम है उतना ही उधर ज्यादा है, और इसी डेटा से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। एक और तरीका ये तो हुआ कि एकदम एग्जैक्टली आपने कैलकुलेट करके एकदम क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसका कि सही मायने में सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं इस सॉल्यूशन को। एक दूसरा तरीका भी है कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हो क्योंकि बिकॉज आपके सामने है कि सिमेट्रिक है, फिगर आपका सिमेट्रिक है, और जब फिगर आपका सिमेट्रिक है तो एवरेज क्या होगा, एवरेज जो होगा बीच वाले के बराबर ही आएगा। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो एवरेज एकदम उसका बीच में आएगा, एवरेज एकदम एग्जैक्टली हाफ वैल्यू पे आएगा, मिड में आएगा। तो एवरेज जो है मिड में आएगा, इसका मतलब था कि जो एवरेज स्पीड है और मोस्ट वेल स्पीड है वो दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए, जो कि आ रहा था। तो मोस्ट वेल स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगा। इससे आपको पता चल रहा है कि आपका जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है उसी में से कुछ सही हो सकता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो दिया गया था इस पर्टिकुलर पेपर को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसमें आपका ऑप्शन जो सी और डी है वो अलग, मतलब मोस्ट वेल स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो 1:1 नहीं दिया हुआ है। तो मोस्ट वेल स्पीड और एवरेज स्पीड का 1:1 होगा। रही बात आरएमएस स्पीड का, तो अगर आप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही लेते हो लेकिन स्क्वायर करते हो, जो कि करना है आपको, देख सकते हो स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर जब आप हायर नंबर का करोगे, हायर वेलोसिटी का करोगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब है कि आरएमएस स्पीड का वैल्यू बढ़ जाएगा मोस्ट वेल स्पीड और एवरेज स्पीड से। तो इस तरह से भी सोच के जवाब दिया जा सकता था। हालांकि जो बेस्ट अप्रोच है, आप कुछ नंबर्स मान लो इस तरह से जो मैंने माना है, और ये कोई फिक्स नहीं है 10 और 5, 2 और 4 और 6, आप कुछ भी मान लो जो आपको कैलकुलेशन में आसान लगे।
आप इसको 2 मान लो, आप इसको 1 मान लो, आप इसको 2 1 1 मान लो, आसान होगा आपके लिए सॉल्व करना। और जो आसान हो डेटा लेना, वही डेटा लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। द सेकेंड नंबर क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइड्रोलिसिस करके किससे ऑक्सीजन बनेगा। तो आपको बेसिकली ये सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड और ऑक्साइड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है आपको Pb3O4 का ऑप्शन दिया हुआ है, KO2 का ऑप्शन दिया हुआ है, Na2O2 का ऑप्शन दिया हुआ है और Li2O2 का ऑप्शन दिया हुआ है। यही ऑप्शन है आपके सामने और आपको डिसाइड करना है कि किसके हाइड्रोलिसिस से आपको O2 बनेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो बता दूं कि लेड ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेड ऑक्साइड वाटर के साथ इनर्ट बिहेवियर करता है, सो नो रिएक्शन। आप पढ़े भी होंगे कि लेड का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि लेड के सरफेस पर लेड ऑक्साइड का एक इनर्ट लेयर जमा होता है और उस इनर्ट लेयर के कारण लेड ऑक्साइड का इनर्ट लेयर होता है, जिसके कारण से लेड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो बात वही है कि जब लेड ऑक्साइड इनर्ट है ही तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए, आप देखिए यहां पे सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड को अगर रिएक्शन कराया जाए वाटर के साथ तो आप जानते होंगे KOH प्लस H2O2 प्लस O2 बनेगा। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, यहां देखिए O2 का प्रोडक्शन हुआ, जबकि अगर आप यहां पर वाटर ऐड करोगे तो यहां पर सिंपली हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनेगा। यहां भी आपके पास वही होगा, हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनेगा। तो परऑक्साइड को अगर आप रिएक्शन कराया आपने, तो परऑक्साइड को रिएक्शन कराने पे आपका जो फॉर्मेशन होगा वो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनेगा, जबकि सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस कराने पर आपका हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2 बनेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। The next question is from again inorganic chemistry, which is a question of salt analysis, जो आपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है, a colorless aqueous solution contains nitrates of two metal, X और Y का नाइट्रेट्स है। आप देख रहे होंगे, मैं लिखता जा रहा हूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप पढ़ते जाइए, मैं उसका डायग्राम बनाता जाता हूं। साल्ट एनालिसिस का सवाल है, पहले आपको रोड मैप बनाना होता है, क्वेश्चंस में जो भी कहा गया है उस सबको आपको लिखना है। तो मैं रोड मैप बना लेता हूं, उसके बाद आप सॉल्यूशन को समझिएगा। फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अगर मैं इस पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करता हूं, NaCl सॉल्यूशन ऐड करता हूं, तो ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये बोला गया है। और दिस द प्रिसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, द प्रिसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सॉल्युबल इन हॉट वाटर टू गिव ए रेसिड्यू। एंड देखिए, ये जो है प्रिसिपिटेट है हॉट वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है। पार्शियली सॉल्युबल है मतलब कुछ सॉल्युबल है, कुछ सॉल्युबल नहीं भी है। तो आपको P और Q दे रहा है, जहां पर P आपको रेसिड्यू है, P जो है नहीं घुला है, और जबकि Q जो है आपका एक सॉल्यूशन है जो कि घुल गया था, इसलिए सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया है। क्लियर है। आगे फिर कह रहा है कि द रेसिड्यू P वाज सॉल्युबल इन, रेसिड्यू P जो है वो आपको NH3 में सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, और एक्सेस जो है सोडियम थायोसल्फेट में भी ये सॉल्युबल है, यहां पर भी ये सॉल्युबल हो जा रहा है। सोडियम थायोसल्फेट में सॉल्युबल है और अमोनिया में सॉल्युबल है। ठीक है, द हॉट सॉल्यूशन Q गिव्स, जो हॉट सॉल्यूशन Q है वो क्या कर रहा है, KI के साथ एक येलो प्रिसिपिटेट दे रहा है, येलो प्रिसिपिटेट दे रहा है। यही आपके पास सवाल है। तो कह रहा है कि द मेटल
ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। तो भाई जो इसमें नाइट्रेट्स में मेटल होगा, एक्स और वाई जो नाइट्रेट है उसमें जो मेटल होगा वो क्या क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है सिल्वर एंड लेड, ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन सिल्वर एंड कैडमियम, सी ऑप्शन कैडमियम एंड लेड, एंड डी ऑप्शन कैडमियम एंड जिंक। सो दीज आर द ऑप्शन। क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। अब हम लोग इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम लोग रोड मैप भी इसका तैयार कर चुके हैं और मैं इसका अब सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो देखिए, नाइट्रेट्स है, NaCl सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट बन रहा है। नाइट्रेट्स है और NaCl सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट बन रहा है, जिससे कि आपको देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ लेड का, Ag का, कैडमियम का और जिंक का। इन्हीं चारों का अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको चार ऑप्शन बना दिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं जिंक मान लूं तो जिंक का जो सॉल्यूशन है ZnCl2 वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ZnCl2 सॉल्यूशन इज नॉट ए प्रेसिपिटेट एट ऑल। तो इसका मतलब जिंक तो गलत है, जिंक तो होने से रहा। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन जो आपके पास बचता है, Ag, लेड और कैडमियम, इन्हीं सब में से ऑप्शन होगा। अब चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा Ag, ये पता चल रहा है मुझे कि इसमें एक तो सिल्वर है। कैसे सिल्वर? देखिए जो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो जो है ये AgCl का प्रेसिपिटेट रेसिड्यू के रूप में रह जाएगा हॉट वाटर में भी। और ये जो AgCl है NH3 में सोल्यूबल होकर के AgNH3 का होल टू Cl बना लेगा कॉम्प्लेक्स। और AgCl जो है एक्सेस ऑफ Na2H2O3 में, एक्सेस में सोल्यूबल होता है। पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो एक्सेस में सोल्यूबल हो जाता है वो क्या हो जाएगा, NaAgH2O3 का होल टू, Na3Ag इसका सॉल्यूशन बना लेगा। तो ये भी सॉल्यूबल हो रहा है, ये भी सॉल्यूबल हो रहा है। तो एक तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें एक जो है वो AgNO3 है। तो एक मुझे पता चल चुका है AgNO3। अब सेकेंड मुझे चॉइस करना है कि लेड है या कैडमियम है। तो चलिए देखते हैं लेड है कि कैडमियम है। तो भाई अब आगे क्या करा है कि जो प्रेसिपिटेट है कोल्ड वाटर में प्रेसिपिटेट है, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्यूशन में बदल गया है वो। भाई कोल्ड वाटर में प्रेसिपिटेट बना है, लेकिन कोल्ड वाटर ही था NaCl सॉल्यूशन के साथ, लेकिन हॉट वाटर में वो सॉल्युबल हो रहा है। तो कौन सा ऐसा क्लोराइड है जो कोल्ड वाटर में प्रेसिपिटेट है और हॉट वाटर में सॉल्युबल है? तो आपको जो ऑब्वियस आंसर दिखेगा वो है लेड, लेड क्लोराइड। एज वेल एज आप आगे भी देखिए कि लेड को आप क्या किए, लेड क्लोराइड को आपने Ki जब डाला तो येलो प्रेसिपिटेट बना, जो PbI2 का होता है येलो प्रेसिपिटेट। ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो जब येलो प्रेसिपिटेट होता है, यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब ये PbCl2 है। और इसका मतलब है कि इसमें जो दूसरा आपके पास मैं नीचे लेता हूं, ऊपर आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो AgNO3 है और प्लस यहां पर क्या होगा, लेड नाइट्रेट होगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो मेटल होगा एक्स और वाई में वो सिल्वर और लेड होगा। समझ गए आप? आपको समझ में आया होगा। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कहोगे, और टिपिकल क्वेश्चन सभी लोगों से बना होगा, स्टूडेंट से जिसने भी सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ा है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में ये सब एकदम कॉमन रिएक्शन है जो आप डेफिनेटली पढ़े होंगे। कोई बहुत टफ और कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यूजुअल नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्ट एनालिसिस से पूछा जाता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको चार मॉलिक्यूल PQRS का न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं PQRS को, आप देख सकते हो। क्वेश्चन ये करा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ PQRS आर गिवन एज फॉलोज, जो मैंने आपको बना दिया है फिगर बोर्ड पे भी, आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन में। और क्वेश्चन ये करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है, आप P एंड Q ऑप्शन में दिया हुआ है, Q एंड S ऑप्शन में दिया हुआ है, Q एंड R ऑप्शन में दिया हुआ है, और R एंड S ऑप्शन में दिया हुआ है। ये चार ऑप्शन में है, और इन चारों ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका
सही है। तो क्वेश्चन आप देख चुके हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या यह सवाल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है कि स्टीरियो आइसोमर्स का है। अगर स्टीरियो आइसोमर्स का होगा तो हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन का मदद लेना होगा, और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है तो सिंपली बॉन्डिंग देखना होगा कि किससे कौन जुड़ा हुआ है। देखिए फ्रंट कार्बन को देखिए तो CH3 है, यहां C स्टार नहीं है, मतलब एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। बैक भी देखोगे आप तो बैक में दो जगह CH3 है, मतलब वहां भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये एसिमेट्रिक सेंटर का केस है ही नहीं। CH3 और उसके बाद C2H5 है, और उसके बाद फिर आप क्या देख सकते हो कि C है, अगेन OH है, CH3 है, CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P। आप देख लो अच्छे से, यही तो स्ट्रक्चर है। फ्रंट पे आपको दो CH3 एक C2H5, और बैक में आपके पास दो CH3 एक OH, यही लिखा हुआ है। Q की बात करते हैं तो आपके पास है, आप देख सकते हो CH3 OH CH3 है, और फिर यहां पे देखो CH C2H5 है, और बैक में आप देख सकते हो CH2 CH3 है। बैक वाले कार्बन पे CH2 CH3 है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Q। R की बात अगर हम करें तो देखिए फ्रंट में आपके पास CH3 CH3 OH है, CH3 CH3 OH है, और बैक कार्बन की बात करें तो बैक कार्बन पे आपके पास दो C2H5 है, देख सकते हैं दो C2H5। और S की बात अगर करी जाए तो S का क्या है सिचुएशन है, आपके पास CH3 है, CH2 है, और उसके बाद फिर क्या हो गया COH और C2H5 और फिर CH CH3 CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S। अब इन्हीं PQRS में हमें देखना कौन आइडेंटिकल, मतलब किसमें बॉन्डिंग है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का केस है सारा का सारा, और इसलिए बॉन्डिंग सिर्फ देखना है। तो P और Q पहला ऑप्शन है आपका। जरा आप देखिए P और Q को, P को देखिए जहां पे CH3 CH3 वहां OH है, CH3 CH3 OH है, और उसके बाद जो अदर कार्बन है उस पे एक CH है, C2H5 है, C2H5 है, जबकि यहां पर CH3 CH3 C2H5 है। तो P और Q तो आपका नहीं हुआ आंसर, P और Q आपका नहीं हुआ आंसर। आप देख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। P और Q आपका नहीं आंसर है। अब Q और S देखिए, OH जहां पे वहां पे CH3 CH3, OH जहां पे वहां पे CH3 CH3 है, और CH पे C2H5 और C2H5 है। Q और R की बात कर रहा हूं मैं, Q और S नहीं देख रहा था, पहले R था इसलिए Q और R की बात कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि यही आपका आंसर है, Q और R जो है आपका आइडेंटिकल है। और चूंकि सिंगल आंसर करेक्ट है, हमें और देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप अदर चेक भी करोगे, Q को S के साथ कर लो, R को S के साथ कर लो, आप देख लोगे कि बॉन्डिंग अलग अलग है, और इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का Q और R ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आयुपैक नोमेनक्लेचर का सवाल है। जे एडवांस में बहुत कम ऐसा बार होता है कि आयुपैक नोमेनक्लेचर से कुछ सवाल पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होने वाला है। जैसा कि आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन था, स्ट्रक्चरल आइसोमर से आइडेंटिकल पूछ दिया था, वो भी आपके लिए इजी क्वेश्चन था, और ये भी ऑर्गेनिक का सवाल आपके लिए इजी है। तो मैं सारे स्ट्रक्चर को बना रहा हूं और आयुपैक नोमेनक्लेचर बता रहा हूं कि कौन सा सही है, जो आपको फिगर जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको पूछा जा रहा है बेसिकली 3 इथिनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। और आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, जरा देखिए, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो मैंने लिख दिया, आपने देख भी लिया होगा स्क्रीन पे। अब मैं सभी का नाम करने जा रहा हूं और देखते हैं कि किसका नाम ये जो है इससे मैच कर रहा है। चलिए, तो देखिए ऐसा है कि या तो आप सबका नाम लिखो, और या फिर आप इसी को पहचानो कि किसमें ऐसा केस है। तो देखिए OH है, ठीक है, और COOH है, तो आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल ग्रुप आपके पास, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH का। अब आप देखिएगा प्रिंसिपल ग्रुप आपके पास ये है, तो आप करोगे क्या
आप देख सकते हैं हेक्सीन 3Y आइनोइक एसिड है, ठीक है। तो आप चला जरा देखिए, इसमें मैं पैरेंट चेन लेता हूं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो पैरेंट चेन अगर इसमें लेता हूं मैं, तो आपके पास क्या है पैरेंट चेन? पैरेंट चेन इज दिस वन। आप ये भी ले सकते हो, इधर भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही। तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और 6 तो है ही कार्बन, ये आपके पास है। यहां पे आप अगर जाते हो तो आपके पास ऐसा सिचुएशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे अगर आप जाते हो तो हो जाएगा आपके पास, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6। और यहां पे अगर आप जाते हो तो आपके पास सिचुएशन ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये। तो आप देख सकते हो सब में 6 तो है ही, तो हेक्स 3 पे इन, देखिए तो 3 पे इन है, 3 पे इन है, 3 पे इन है, 3 पे इन है, तो 3 इन सब में है। 5 आइनोइक, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 पे देखिए 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो क्वेश्चन का पार्ट ये वाला, ये सभी चारों ऑप्शन में सेटिस्फाइड है। इससे आपको पता अब नहीं जलने वाला है, आपको अदर। अब देखिए 4 पे मिथाइल होना चाहिए, देखिए 3, यहां पे 3 पे क्या है, इथाइल लगा हुआ है, 3 पे आपके पास इथाइल लगा हुआ है, जो कि गड़बड़ है। 3 पे इथाइल नहीं चाहिए आपको, आपको 4 पे मिथाइल चाहिए। यहां देखिए, यहां देखिए 4 पे मिथाइल, 4 पे क्या लगा हुआ आपको, इथाइल लगा हुआ है, 4 पे आपको क्या लगा हुआ, इथेनॉल लगा हुआ है। 4 पे यहां पे देखिए 4 पे आपके पास मिथाइल है, तो 4 पे मिथाइल आपके पास यहां पर दिख रहा है कि 4 पे मिथाइल यहीं पे सिर्फ है, और इसका मतलब है कि आंसर डी होगा। बाकी हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है, वैसे चलिए चेक कर लेता हूं मैं। तो ये जो है सिर्फ किस में आया, ये जो है आपका सिर्फ डी ऑप्शन में आया। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे हाइड्रोक्सी है डी ऑप्शन में। बाकी क्यों चेक करोगे आप, चेक करने का जरूरत ही नहीं है, बाकी चेक करके आप समय बर्बाद करोगे। 3 इथेनाइल, 3 इथेनाइल क्या होगा, 3 पे आपका इथेनाइल है, तो ये सब का सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखिए 4 मिथाइल से ही हम लोग को आंसर पकड़ में आ गया था कि आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो बहुत आसान सवाल, जे एडवांस के लिहाज से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आई थिंक सभी स्टूडेंट से बना होगा। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म का सवाल है। ये भी सवाल आपके लिए आसानी होगा अगर आपने आइसोमरिज्म को पढ़ा है तो। अगर हमारे वीडियो लेक्चर्स को आपने फॉलो किया है तो आप देखोगे कि ये सवाल आपको आसान लगेगा। बहुत आसानी से आप डाइस्टीरियोमर्स, इनहेंसियोमर, आइडेंटिकल, अमोंग स्टीरियो आइसोमर्स डिसाइड कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसे आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इसके डेटा को लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि द फीजर प्रोजेक्शन ऑफ डी इर्थ्रियोज इज सोन बिलो। डी इर्थ्रियोज का जो आपके पास डी इर्थ्रियोज आपको दिया हुआ है, और इसका जो फिगर है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको बनाया हुआ। ये डी इर्थ्रियोज है, और इसका कह रहा है क्या, डी इर्थ्रियोज एंड इट्स आइसोमर आर लिस्टेड एट PQRS। इसको 4 अलग अलग आइसोमरिक फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब फिगर का जरूरत पड़ेगा ही। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो 4 स्ट्रक्चर PQRS दिया हुआ है उसका डी इर्थ्रियोज के साथ क्या रिलेशन है, वो डायस्ट्रियोमर है, आइडेंटिकल है, या इनहेंसियोमर है। तो हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देखोगे कि क्वेश्चन करना आपके लिए इजी रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। बस आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। तो करते हैं हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड। देखिए सबसे पहली बात यह कि यहां पर अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहो तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज द फोर्थ प्रायोरिटी। तो 4 यहां जाएगा, 3 यहां, 1 यहां, 2 यहां, तो 1 2 3। दिस इज क्या हो गया, ये हो गया
क्लॉकवाइज, तो इसको मैं R मान ले रहा हूं। अब यहां पे देखिए, यहां भी क्या हो गया, इस नीचे वाले में 1 एंड देन दिस इज 2 एंड देन दिस इज 3 एंड देन दिस इज 4, तो ये 4 इधर, 4 इधर, 1 इधर, 2 इधर, तो ये भी क्या हो गया, आपका R ही हो गया। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपका R है, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए इधर मैं करना शुरू करता हूं। देखिए जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, इधर क्या दिया हुआ है आपको, वेज प्रोजेक्शन दिया हुआ है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आपको डॉटेड बॉन्ड पे रखना है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो डॉटेड बॉन्ड पे है ही, तो इधर कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। आपके पास है 1 एंड देन 2 एंड देन 3, तो 1 2 3 आप देख सकते हो। ये कैसा हो गया, ये अगेन क्लॉकवाइज हो गया, दिस इज R। क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन इधर है, तो हाइड्रोजन को आपको डॉटेड बॉन्ड पे ले जाना है बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ दैट ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन डॉटेड बॉन्ड। तो H को इधर ले जाओ, OH को इधर ले जाओ, फिर उसके बाद आपको इसको भी इधर लाना पड़ेगा और इसको भी इधर ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वाला यहां हो गया, सेकेंड प्रायोरिटी वाला ये है एंड थर्ड प्रायोरिटी वाला ये है। तो ये आपके पास अगेन ये इस तरह का होगा, और देख सकते हैं आप कि ये भी क्या है, क्लॉकवाइज ही है, तो ये भी क्या हो गया, R। तो जो P का रिलेशन होगा, जो P का रिलेशन होगा डी त्रियोज के साथ, वो आइडेंटिकल होगा। तो P का जो आएगा वो 2 आएगा। ये समझ रहे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से देख सकते हो। तो P का क्या आएगा, 2 आएगा, जो A, C और D तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हमें और चेक करना पड़ेगा। यहां देखते हैं उसी तरह से। चलिए, तो यहां देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी डॉटेड बॉन्ड पे है, तो चलिए इसी का कॉन्फ़िगरेशन पहले निकाल लेता हूं। 1 2 3, तो 1 2 3 आप देख सकते हैं कैसा हो गया, क्लॉकवाइज ही, तो R है, यहां पर R है। CHO वाले पोजीशन पे देखिए, H को मैं यहां करूंगा, OH यहां करूंगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो OH यहां है, CHO यहां हो गया जाएगा और ये इधर होगा। तो आप देखिए ये कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब S, और यहां दोनों RR है, यहां S और R है। इसका मतलब Q का जो आंसर होना है वो 1 होना है, डाइस्टेरियोमर हो गया। Q जो हो गया डाइस्टेरियो, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया, तो Q का आंसर हो जाएगा 1। तो A कट गया, B तो ऑलरेडी कटा हुआ था। C में देखिए Q का 1 है, D तो ऑलरेडी अगेन कट गया, Q का 3 दिया हुआ है, एनेंसियोमर, जो कि गलत है, तो Q का 1 होगा। इसका मतलब है सही आंसर जो है आपका C ऑप्शन ही है। आपको अदर ऑप्शन का कहने का मतलब R और S को चेक करने का जरूरत भी नहीं है। आप R और S को बिना चेक किए हुए कह सकते हो आंसर। रीजन साफ है, क्योंकि आपको जो पहला और दूसरा है वो किसमें मैच कर रहा है, P और Q मैच कर रहा है ऑप्शन C में। आप, चूंकि मैं कर रहा हूं सवाल, तो मैं सबका कर ही देता हूं। चलिए यहां पे करते हैं। ऑलरेडी लोएस्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन 1 2 3 R हो गया, यहां लोएस्ट पोजीशन पे है 1 2 3, ये क्या हो गया, आप देखोगे S हो गया। तो R का आप अगेन देखोगे कैसा आ गया। ओके, मैं देख लेता हूं एक बार। OH यहां पर है, CHO यहां पर है और ये है, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, R का हो जाएगा अगेन डायस्टेरियोमर, R का अगेन डायस्टेरियोमर हो गया, एक जगह R एक जगह S हो गया, जबकि डी त्रियोज में दोनों जगह RR था। यहां देखते हैं, H को यहां लाओ, OH को यहां ले जाओ, ये यहां जाएगा और ये इधर जाएगा, तो OH CHO ये, तो ये हो गया S। H को यहां ले जाओ, OH को यहां ले जाओ, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये OH यहां गया है, ये इधर गया है, तो ये हो गया S। तो S और S, यहां R और R था, ये S और S हो गया है, मतलब ये एनेंसियोमर है, मतलब S जो है उसका ऑप्शन नंबर होगा 3, जो कि आप देख सकते हो सारा का सारा ऑप्शन मैच कर रहा है इन ऑप्शन नंबर C। तो C आपका आंसर होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने जो सेक्शन 1 था, पेपर 1 ऑफ JEE एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर, उसे सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर को शुरू करेंगे।